मॉर्निंग। बीएड सेकेंड ईयर में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। यूनिट सेकेंड के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था व्यक्तिगत परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श क्या होता है, व्यक्तिगत परामर्श की विशेषताएं क्या क्या है और व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया किन किन स्टेप्स के द्वारा पूरी की जाती है। उसी सीक्वेंस में आज हमारा टॉपिक है, हमने परामर्श दो प्रकार का बताया था, व्यक्तिगत परामर्श और दूसरा कौन सा था, समूह परामर्श। तो व्यक्तिगत परामर्श और समूह परामर्श। आज कल हमने व्यक्तिगत परामर्श से संबंधित बातें पढ़ ली थी सारी। आज हमारा टॉपिक रहेगा समूह परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श में किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दिया जाता है और समूह परामर्श के अंतर्गत क्या होता है कि एक समूह में जितने लोग होते हैं जो समूह बनाया जाता है उस समूह में जितने लोग होते हैं उन सभी को एक साथ परामर्श दिया जाता है। तो समूह परामर्श में समूह में परामर्श दिया जाता है। समूह परामर्श की विशेषताएं, समूह परामर्श की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। समूह परामर्श समूह में संपन्न होने वाली प्रक्रिया होती है, पहली बात, क्योंकि समूह में परामर्श दिया जाता है। समूह परामर्श में योग्यता व आवश्यकता जो होती है, क्योंकि परामर्श की प्रक्रिया जो स्टार्ट करनी होती है उससे पहले क्या किया जाता है कि जो परामर्श प्रार्थी होते हैं उनकी योग्यता व क्षमताओं के बारे में जो परामर्शदाता होता है उसको पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो जो समूह में जो व्यक्ति होते हैं, जिस समूह को परामर्श दिया जा रहा है उस समूह के व्यक्तियों की योग्यता व क्षमता है वो लगभग एक जैसी सी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि ऊपर नीचे होता है, किसी की योग्यता व क्षमता में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो उनको हम एक साथ परामर्श नहीं दे सकते हैं। इसलिए समूह में परामर्श के लिए जो समूह है उसकी योग्यता व परामर्श में लगभग एक रूपता होनी चाहिए। समूह परामर्श में परामर्श प्रार्थियों की संख्या अधिक होती है तथा परामर्शदाता एक या दो से अधिक नहीं होते हैं, तो एक साथ कई लोगों को परामर्श मिल जाता है और एक परामर्श या एक से ज्यादा मतलब दो हो सकते हैं एक साथ, तो एक या दो परामर्शदाता है वो एक साथ कई समूह के कई लोगों को एक साथ वह परामर्श दे सकते हैं। तो एक या दो परामर्शदाता है वह कई लोगों को एक साथ परामर्श दे सकते हैं। समूह परामर्श की प्रक्रिया में धन व समय दोनों की बचत होती है। धन व समय की दोनों की बचत होती है, क्योंकि समय अगर मान लीजिए कि समूह में 10 जने हैं तो 10 को यदि व्यक्तिगत रूप से एक एक को परामर्श दिया जाता है तो अधिक टाइम लगेगा और अधिक ही मनी लगेगा। इसलिए और जबकि समूह परामर्श में क्या होता है कि एक साथ सारे लोग इकट्ठे हैं तो उनको जब परामर्श दिया जाता है तो समय कि 10 लोगों को एक साथ तो कम टाइम लगेगा और मनी भी कम खर्च होगा, तो समय और धन दोनों की बचत होती है। तो ये थी कुछ विशेषताएं। अब है समूह परामर्श की प्रक्रिया। समूह परामर्श की प्रक्रिया। समूह परामर्श की प्रक्रिया में सबसे पहले परामर्श प्रार्थियों की समस्या का ज्ञान। परामर्श प्रार्थियों की समस्या का ज्ञान। कि सबसे पहले परामर्श प्रार्थियों की समस्या का ज्ञान परामर्शदाता को होना चाहिए कि जो समूह बनाया गया है
उसमें परामर्श प्रार्थियों की समस्या का पता उनको होना चाहिए कि पहले सबकी समस्या का पता करना चाहिए, फिर ग्रुप बनाए जाते हैं कि जो लगभग एक जैसी समस्या है उसका एक ग्रुप बनाया जाएगा कि इनकी एक समस्या है। मान लीजिए कि जैसे एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं तो क्लास में किसी एक सब्जेक्ट में काफी स्टूडेंट्स कमजोर हैं तो उनका एक ग्रुप बना लिया जाता है, फिर उनको एक साथ परामर्श दिया जाता है। तो इस तरीके से परामर्श प्रार्थियों की समस्या का ज्ञान सबसे पहले परामर्शदाता को होना चाहिए। समस्याओं की पहचान उसको करनी चाहिए, समस्या का पता लगाया जाना चाहिए जिसके बारे में परामर्श दिया जाना है। सेकंड है समस्या स्वरूप। समस्या स्वरूप, समस्या स्वरूप के अंतर्गत आता है कि समस्या किस प्रकार की है, समस्या का स्वरूप कैसा है। समस्या पारिवारिक उनको कोई समस्या है, उनकी कोई हेल्थ से संबंधित उनको कोई समस्या है, या कोई व्यवसाय से संबंधित समस्या है, जैसे पढ़ाई उनकी, जैसे मान लीजिए कि लास्ट ईयर है और फिर उनको आगे कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, तो एक तरीके से एक जैसी समस्या है तो उसका एक साथ परामर्श दिया जा सकता है। व्यवसाय से संबंधित है, कोई व्यवसायिक समस्या है तो समस्या का स्वरूप कैसा है उसका पता लगाया जाता है। सेकंड स्टेप है कि समस्या का स्वरूप कैसा है, कोई पारिवारिक समस्या है, कोई शैक्षिक समस्या है या कोई व्यवसायिक समस्या है, तो समस्या का स्वरूप कौन सा है इसका पता लगाया जाता है। फिर थर्ड है परामर्श प्रार्थियों की योग्यता, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात बता दी है कि उनकी योग्यता व क्षमता का हमेशा पहले पता होना चाहिए, उसी के आधार पर हम उनको परामर्श देंगे। तो परामर्श प्रार्थियों की योग्यता कि एक जैसी, क्योंकि समूह परामर्श हम पढ़ रहे हैं तो समूह में परामर्श दिया जाएगा, तो परामर्श प्रार्थियों की योग्यता कि हमने जो ग्रुप बनाया जा रहा है, जो समूह बनाया है, उस समूह के परामर्श प्रार्थियों की योग्यता व क्षमता कितनी है। एक जैसी योग्यता व क्षमता वाले जो परामर्श प्रार्थी है उनका एक समूह बनाया जाना चाहिए, तो परामर्श प्रार्थियों की योग्यता का पता लगाया जाता है। फिर है परामर्श प्रार्थियों की स्थिति, परामर्श प्रार्थियों की स्थिति का पता लगाया जाता है। उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उस सबसे संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। डाटा कलेक्ट किए जाते हैं कि परामर्श प्रार्थियों की सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी जैसे विद्यालय में है तो वहां पर उनकी स्थिति कैसी है, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग उनको परामर्श दिया जाएगा। तो परामर्श प्रार्थियों की स्थिति का पता लगाया जाता है। फिर उसके बाद में है समूह निर्माण। समूह निर्माण, क्योंकि ये जो स्टेप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब ये चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ग्रुप का निर्माण किया जाएगा। तो परामर्श प्रार्थियों की समस्या का ज्ञान, कि पहले समस्या का ज्ञान कर लिया कि किस प्रकार की समस्या है, फिर समस्या का स्वरूप कैसा है, परामर्श प्रार्थियों की योग्यता कैसी है, उनकी क्षमता कैसी है, कितनी है, परामर्श प्रार्थियों की स्थिति, इन चारों स्टेप्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन किया जाएगा, समूह का निर्माण किया जाएगा। इनमें जो एक जैसी, जिनमें नॉर्मल लगभग एकरूपता पाई जाएगी
उनको एक समूह में रखा जाएगा। तो उसके बाद में फिफ्थ स्टेप होगा समूह का निर्माण, समूह का निर्माण किया जाएगा। फिर सिक्स्थ होगा उपलब्ध संसाधन, कि जो परामर्श दिया जाएगा, जो समस्या होगी उससे रिलेटेड जो परामर्श दिया जाएगा उसके लिए जो संसाधन होने चाहिए वो संसाधन अवेलेबल है या नहीं है, और यदि नहीं है तो उपलब्ध करवाए जा सकते हैं या नहीं करवाए जा सकते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी या पूरा कलेक्शन होने के बाद परामर्श दिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार का आप परामर्श दे रहे हैं उस परामर्श के द्वारा जो उद्देश्य पूरे करने हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए वो है या नहीं है। अगर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उस परामर्श के द्वारा जो उद्देश्य पूरे किए जाने हैं अगर उसके लिए संसाधन ही उपलब्ध नहीं है जिनके द्वारा वह उद्देश्य पूरे होने हैं तो कैसे हो पाएगा। इसलिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है, उसके बाद में परामर्श दिया जाएगा। क्योंकि आप परामर्श दे देंगे, परामर्शदाता है वो परामर्श दे देगा, लेकिन जो व्यवस्था उसके लिए चाहिए उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो जो संसाधन चाहिए यदि वह नहीं होंगे तो वह परामर्श प्रक्रिया वह सफल नहीं हो पाएगी। जो परामर्श दिया है आपने वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये है उपलब्ध संसाधन। फिर है परामर्श प्रदान करना। परामर्श प्रदान करना, फिर उसके बाद में परामर्श दिया जाएगा। फिर परामर्श देने के बाद में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप होता है मूल्यांकन। कि परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, परामर्श देने के बाद में प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, प्रक्रिया की पूरी मूल्यांकन के बाद होगी कि हाँ पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन जब परामर्श दे दिया, परामर्श देने के बाद में मूल्यांकन किया जाता है कि जो आपने परामर्श दिया है वह किस सीमा तक व्यक्ति सफल हुआ है, जो वह समस्या थी जिसके साथ वह समायोजन नहीं कर पा रहा था उसमें उसका कितना समायोजन हो पाया है, वह कितना एडजस्ट हो पाया है, जो परामर्श दिया है जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें किस सीमा तक वह सफल हो पाया है, तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये था समूह परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत कि परामर्श प्रार्थियों की समस्या का ज्ञान किया जाएगा पहले समूह परामर्श में, क्योंकि समूह में परामर्श दिया जाता है तो समूह है कि कई सारे लोग हैं जिनको समस्या है, तो सबसे पहले समस्या का पता लगाया जाएगा, फिर समस्या का स्वरूप किस प्रकार का, फिर परामर्श प्रार्थियों की योग्यता क्षमता कितनी है उसका पता लगाया जाता है, फिर परामर्श प्रार्थियों की स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में पता लगाया जाएगा। फिर समूह का निर्माण किया जाएगा कि एक जैसे एक रूपता वाली योग्यता क्षमता, जिनकी समस्या एक जैसी सी है उनकी योग्यता व क्षमता एक जैसी है, उनकी जो स्थिति है वह एक रूपता है जिसमें उनका एक समूह बनाया जाएगा, समूह निर्माण किया जाएगा। फिर उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी ली जाएगी, पता किया जाएगा, फिर परामर्श प्रदान किया जाएगा। उन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समूह परामर्श दिया जाएगा, परामर्श प्रदान किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग वह सफल हो पाएगा। फिर परामर्श देने के बाद में मूल्यांकन किया जाता है कि जो परामर्श दिया है उसमें जो व्यक्ति है उन्होंने किस सीमा तक वह सफल हो पाए हैं, उनका उद्देश्य कहाँ तक पूरा हो पाया है। तो ये है परामर्श प्रक्रिया। तो व्यक्तिगत में इंडिविजुअल दिया जाता है और समूह में ग्रुप बनाकर परामर्श होनी चाहिए, तभी परामर्श की प्रक्रिया वह सफल हो सकती है। तो परामर्श
दाता के गुण। परामर्शदाता के गुण कौन कौन से गुण होने चाहिए? उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, वह सामाजिक होना चाहिए, घुलने मिलने वाला होना चाहिए, और उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, सहयोग की भावना उसमें होनी चाहिए। तो कई सारे गुण उसमें होने चाहिए। मान लीजिए कि वह मिलनसार नहीं होगा, दूसरों को समझने वाला नहीं होगा, तो वह कैसे समझेगा और कैसे किसी को परामर्श देगा? तो परामर्शदाता के कुछ गुण होते हैं, जिसमें से पहला है रुचियों की व्यापकता। कई सारे हैं, इनमें से हम कुछ बता रहे हैं। रुचियों की व्यापकता, विभिन्न प्रकार की रुचियां परामर्शदाता में होनी चाहिए। मिलने की रुचि, किसी के साथ बात करने में रुचि होनी चाहिए। जो परामर्श प्रार्थी होगा तो उसकी स्थितियों के बारे में जानने में रुचि होनी चाहिए। उसकी पारिवारिक स्थिति है, उसकी शैक्षिक स्थिति है, तो उनके बारे में जानने में रुचि उसकी होनी चाहिए। विद्यालय जीवन से संबंध तथा सूचनात्मक साहित्य में रुचि होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में रुचि होनी चाहिए। जन समूह में रुचि होनी चाहिए। किसी भी संगोष्ठी में, कहीं भी, कुछ भी जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें उसको जाने की रुचि होनी चाहिए, ताकि वह पता लगा सकता है, सामने वाले के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार की रुचि उसमें होनी चाहिए। तो रुचियों की व्यापकता पाई जानी चाहिए। फिर है सहयोग ले सकने की क्षमता। सहयोग ले सकने की क्षमता। सहयोग ले सकने की क्षमता के अंतर्गत होता है कि जो परामर्शदाता होता है उसमें दूसरों से सहयोग लेने की क्षमता होनी चाहिए, कि जो दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि परामर्श की प्रक्रिया में क्या था कि डाटा का कलेक्शन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की उसकी जो योग्यताएं होती हैं, प्रार्थी की उसकी क्षमता होती है, उसकी स्थिति होती है, समस्या का स्वरूप होता है, मतलब काफी सारी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो सहयोग ले सकने की क्षमता परामर्शदाता में होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जानकारियां हैं, इनके लिए उसको किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग की हमेशा जरूरत होती है। तो यदि वह किसी के साथ मिलनसार व्यवहार नहीं करेगा, उसमें ऐसी क्षमता नहीं होगी कि वह दूसरे की हेल्प ले सकता है, तो वह उस प्रक्रिया को पूरा अच्छे से कैसे कर पाएगा? क्योंकि एक ही जना सब जगह जाकर और खुद तो पता नहीं लगा सकता, किसी के बारे में हमें कुछ जानकारी लेनी है तो किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी पड़ेगी, परिवार के सदस्यों से करनी पड़ेगी, विद्यालय में जाकर करनी पड़ेगी। मतलब जो भी समस्या का स्वरूप होगा उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, तो उससे जो सदस्य जुड़े हुए होंगे प्रार्थी से, उन सबसे सहयोग लेना पड़ेगा। तो सहयोग लेने की क्षमता परामर्शदाता में हमेशा होनी चाहिए। प्रशिक्षण के समय से ही परामर्शदाता को इस संबंध में ज्ञान कराया जाता है कि वह विभिन्न स्तरों एवं वर्गों के व्यक्तियों से अपना काम किस प्रकार करा सकता है तथा दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार वह सहयोग प्राप्त कर सकता है। शिष्टाचार। शिष्टाचार के अंतर्गत विभिन्न गुण सम्मिलित होते हैं, जैसे स्वाभाविकता, आदर भाव, स्नेह की भावना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शिष्टाचार के अंतर्गत। क्योंकि प्रेम की भावना नहीं होगी, आदर की भावना नहीं होगी, तो हम ना तो किसी से सहयोग ले सकते हैं और ना परामर्शदाता होगा वह अपनी बात खुलकर, अपनी समस्या खुलकर परामर्शदाता को बता सकेगा। क्योंकि यदि मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति स्ट्रिक्ट है या गुस्से है, जिसको हम कह सकते हैं कि खड़ूस तरीके से यदि वह बात करेगा, तो पहले ही प्रार्थी और घबरा जाएगा, तो वह अपने मन की बात या जो भी उसके साथ समस्या होगी वह उनको नहीं बता सकेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है
कि उसमें आदर की भावना होनी चाहिए, स्नेह की भावना होनी चाहिए, वह व्यक्ति मिलनसार होना चाहिए। तो परामर्शदाता में शिष्टाचार होना चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व का हमेशा प्रभाव पड़ता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में जाए व्यक्ति। आकर्षक व्यक्तित्व, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व होता है तो सबसे पहले इंप्रेशन अच्छा जमा सकता है अपना व्यक्ति। तो आकर्षक व्यक्तित्व के अंतर्गत होता है कि आत्मविश्वास, सामाजिकता, संवेदनशीलता, उसमें चारित्रिक विशेषताएं होनी चाहिए। तो आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए परामर्शदाता का। फिर है सौहार्द की भावना होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत सरलता, पारस्परिक विश्वास, संबंधों पर आधारित रुचि, दूसरों के हित के बारे में सुनना, दूसरों की समस्याओं को आराम से सुनना, दूसरों के प्रति अच्छी भावना अपने मन में रखना, किसी के साथ भेदभाव की भावना मन में नहीं होनी चाहिए, सभी के प्रति अपने मन में प्रेम की भावना, स्नेह की भावना होनी चाहिए। तो सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए परामर्शदाता का। तो ये कुछ गुण हैं जो परामर्शदाता के अंदर अवश्य होने चाहिए। शिष्टाचार है, सहयोग लेने की क्षमता होनी चाहिए, रुचियों की व्यापकता होनी चाहिए, सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।